स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मामला था और हमारे समक्ष जो मामला है, इनके बीच केवल यह अंतर है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मामला था उसमें अंततोगत्वा फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अन्य आधार पर, अर्थात यह कि उसके साथ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ था, इसलिए उस फोटोकॉपी को अग्राह्य माना गया था। जबकि हमारे समक्ष जो मामला है उसमें जो फोटोकॉपी अर्थात जो फैक्स कॉपी है उसके साथ दूतावास के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति लगी हुई है। इस प्रमाणित प्रति पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के पृष्ठांकन की जो फोटोग्राफिक प्रति लगाई गई है वह हमारी राय में यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त की गई है और इसलिए वह द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। यदि याची के पास पर्याप्त समय होता तो वह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इस न्यायालय में पेश करने के लिए अमेरिका से वह प्रमाणित प्रति ले आती जिसमें भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का मूल प्रमाण पत्र लगा होता, किंतु उसे कुछ ही दिनों में वापस अमेरिका जाना है। तारीख 1/7/1973 को जब इस न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र फाइल किया गया था और जिसमें इस न्यायालय के समक्ष दस्तावेज को अग्राह्य किए जाने की बाबत आक्षेप किया गया था, तभी याची ने अमेरिका में अपने अटॉर्नी को भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के समक्ष न्यायालय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करने का अनुरोध किया था और उसने अपने अटॉर्नी से यह भी अनुरोध किया था कि वह उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि पर दूतावास के प्रमाण पत्र को पृष्ठांकित करके उसे भारत में फैक्स से भेज दे। हमने यह पाया है कि इस मामले में इस साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है क्योंकि अमेरिका से उस प्रमाण पत्र को मूल रूप से प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता। पैरा, इस मामले के गुणागुणों पर विचार करने से पहले हम इस विषय में पूर्व में की गई कार्यवाहियों को निर्दिष्ट करना चाहते हैं। पूर्व प्रक्रम पर याची ने 1988 का पी संख्या 6970 फाइल करके बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी किए जाने का अनुरोध किया था और उसमें उसने प्रथम प्रत्यार्थी जो कि इस याचिका में प्रथम प्रत्यार्थी है और याची की सास है उसको अभियोजित किया था, किंतु उसने इस याचिका में अपने पति को प्रत्यार्थी के रूप में
अभियोजित नहीं किया था। जब तारीख 5/9/88 को इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष यह मामला विचारण के लिए आया था, तब विद्वान न्यायाधीश के समक्ष जिस मुद्दे पर दलील दी गई थी उसका संबंध इस प्रश्न से था कि क्या अपनी दादी के पास बालक विधि विरुद्ध निरोध में थे या नहीं। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वर्ष 1985 में बालकों का पिता उन्हें भारत लाया था और वह इन बालकों को उनकी दादी की अभिरक्षा में देकर चला गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि दादी के पास अभिरक्षा में जो बालक थे वे विधि विरुद्ध या अवैध रूप से थे। हमने विद्वान न्यायाधीश के निर्णय को पढ़ा है और उसमें हमने ऐसी कोई दलील नहीं पाई है जो कि उसके सामने इस संबंध में दी गई हो कि माता ने अमेरिका से उस तारीख को अभिप्राप्त किए गए न्यायालय आदेशों के आधार पर बालकों की अभिरक्षा प्राप्त करने का दावा किया था, या उसने न्यायालय से बालकों के सर्वोपरि हितों और कल्याण के संबंध में विचार करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया था। तारीख 6/9/88 को 1988 के OP संख्या 6970 में दिए गए निर्णय का मनन करने से हमारा यह समाधान हो गया है कि इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उद्भूत हुआ था उसका संबंध केवल दादी के पास बालकों के निरोध की प्रकृति से था। इस OP को इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया था क्योंकि उस रिट याचिका में याची ने अपने पति को एक पक्षकार के रूप में अभियोजित नहीं किया था। इसके अलावा स्पष्ट रूप से हमारा यह विचार है कि व्यथित पक्षकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय में एक और अन्य बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदन फाइल कर सकती है। स्टॉप।